एवरीबॉडी, नमस्कार। आज मैं आपको एक सुपर कॉप से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अब तक कई सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश से ढेर किया है। सीएम योगी के बहुत ही धाकड़ आईपीएस एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश। सर, आपकी जर्नी बिहार के पटना से शुरू हुई है, तो वहीं से बताइए आपकी स्कूलिंग कैसी रही कि आपको बचपन से ही पुलिस में आने का शौक था। शुरुआती जर्नी पटना से स्टार्ट हुई क्योंकि वहीं जन्म हुआ था मेरा। जी। इनिशियल स्कूलिंग भी वहीं हुई। इसके अलावा मैं धनबाद में भी पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग धनबाद में थी। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को पुलिस से काफ़ी दूर रखा था। अच्छा। और इसलिए पुलिसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी शुरुआत में नहीं थी। पढ़ाई पर काफ़ी फादर ध्यान देते थे, हम लोगों की काफ़ी अटेंशन दिया करते थे। हम लोगों को इनकरेज करते थे कि पढ़ाई के अलावा भी नॉर्मल जो स्कूल के टेक्स्ट के अलावा हम नियमित न्यूज़पेपर्स पढ़ें और नए शब्द सीखें, नई जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करें। और इसके लिए वो काफ़ी सारी मैगज़ीन्स हमारे लिए मंगवाया करते थे, जिसमें चिल्ड्रन मैगज़ीन भी होती थी। उस समय बहुत ही अच्छी मैगज़ीन्स आती थी, जैसे नंदन, पराग, चंपक, ये सब हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए। जी। इसके अलावा जो स्कूल टाइम था वो काफ़ी स्ट्रगल का भी था, क्योंकि जो हमारा स्कूल था वो घर से काफ़ी दूर था और स्कूल एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव था। जी। 10th के बाद मैं पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया, डीपीएस आर के पुरम। वहाँ भी इन्वायरमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव था और वहाँ पहली बार मुझे आभास हुआ कि अगर कोई देशव्यापी कंपटीशन हो तो उसमें किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है। दिल्ली में ही मैं कॉलेज में भी गया, जहाँ से मैंने सेंट स्टीफेंस से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में किया और उसके बाद एमएससी मैंने आईआईटी कानपुर से किया। ये समय अब पीछे देखने पे ऐसा लगता है कि बड़ी तेज़ी से गुजर गया, लेकिन उस समय ये बहुत ही मेहनत का, बहुत ही स्ट्रगल का समय था। लेकिन ओवरऑल सर, मोटिवेशन आपको कहाँ से है कि आना मुझे आईपीएस ही बनना है? नहीं, इनिशियली ऐसा कोई गोल नहीं था। इनिशियली जो हमारे फादर ने गोल दिया था वो था कि जो भी करो उसमें बेस्ट करो। जो भी चाहे वो अगर खेल रहे हो अथवा पढ़ाई कर रहे हो अथवा जो भी एक्टिविटी है, उसमें अगर करना है तो उसको बेस्ट करना है, उससे नीचे कुछ भी नहीं। आईआईटी जाने के बाद मेरा पहले तो ये इच्छा थी कि मैं एकेडमिक्स में जाऊं, क्योंकि आईआईटी में मैं वहाँ टॉपर भी था और वहाँ प्रोफेसर से भी यही एडवाइस मिलती थी। लेकिन किसी कारण से अब मुझे मेरा मन जो था वो सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया और मैंने उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। लगभग 2.5 साल की मेहनत की, जिसके बाद मुझे सफलता मिली। इसके पहले भी सफलता मिली थी, लेकिन रैंक थोड़ा नीचे था और सेकंड अटेम्प्ट में जब 95 के एग्ज़ाम में मुझे फिर 79 रैंक आया, जिससे मुझे सिविल सर्विसेज में पुलिस सर्विस मिली। तो ये एक संयोग भी हो सकता है, संयोग ही था कि मैं पुलिस सर्विसेज में आया। मेरी रैंक एग्जैक्टली इतनी थी कि मुझे पुलिस की सर्विसेज मिले और लेकिन मैंने इसको हमेशा एंजॉय किया। और एक बार सिविल सर्विसेज में आने के बाद मेरे फादर ने मुझे पुलिसिंग की जितनी भी विधाएं उनको मालूम थी, जो भी पुलिसिंग के बारे में मालूम था, वो सब मुझे सिखवाया। और तो इस कारण से मेरे पास एक हेड स्टार्ट था, जानकारी थी। और जब भी कोई समस्या होती थी तो मैं अपने फादर से एडवाइस लेता था और वो हमेशा सटीक एडवाइस हुआ करती थी। योगी जी से हर अधिकारी की मीटिंग होती है, महीने में, 2 महीने में, लेकिन आपके बारे में सुनने को आया है कि हर हफ्ते एक स्पेशल मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ आप और वो होते हैं। क्या होता है सर ऐसे मीटिंग में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी।
मीटिंग्स माननीय मुख्यमंत्री चेयर करते हैं, इंडिविजुअल मीटिंग भी होती हैं, लेकिन ऐसी कोई स्पेशल मीटिंग की बात नहीं है। जो भी अधिकारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं उनको वो सीएम को ब्रीफ करते हैं, वैसी ही ब्रीफिंग मैं भी करता हूँ। सर एसटीएफ के बारे में बताइए, स्पेशल टास्क फोर्स क्या काम करती है, कैसे काम करती है, पूरा स्ट्रक्चर बताइए सर। एसटीएफ का गठन 1998 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बदमाश बहुत ही तेज़ी से उभरा था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला जी। इसके अलावा बुंदेलखंड में डकैतों का राज था और वहाँ ददुआ नाम के एक बड़े आपराधिक गैंग लीडर का राज था। एक तरह से पूरी तरह से वहाँ की इकॉनमी, पॉलिटी, सोशल सिस्टम सब कुछ को गाइड करता था, सब कुछ को कंट्रोल करता था। तो बड़ी तेज़ी से यूपी में अपराधियों का उदय हो रहा था और इसको कंट्रोल करने के लिए तत्कालीन सीनियर ऑफिसर्स ने सजेस्ट किया कि एक छोटी टीम बनाई जाए जो इनको टारगेट करे। उस समय सूचना क्रांति भी बड़ी तेज़ी से आ रही थी, तो मोबाइल टेलीफोनी का एक्सपेंशन हो रहा था जिसका उपयोग अपराधी भी कर रहे थे। इसके अलावा सड़कें भी बन रही थी जिसके कारण सभी का मूवमेंट फास्ट हो गया था, इसका अपराधी भी इस्तेमाल कर रहे थे। और पुलिस उस समय इन फास्ट मूविंग, अच्छे कम्युनिकेशन वाले, अच्छी फायर पावर वाले अपराधियों से डील करने में थोड़ा सा अपने आप को अक्षम पा रही थी। तो एक ये टीम बनाई गई जिसमें मोस्ट मोटिवेटेड ऑफिसर्स को लिया गया। शुरुआत में ये टीम बहुत छोटी थी, लगभग 40-50 लोग ही थे और 4-5 गाड़ियाँ दी गई थी अलग से। एक छोटा सा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का घर जो किसी कारण से डिस्प्यूट में आ गया था और पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था, उसी को इसका ऑफिस बनाया गया। लेकिन उस समय छोटे साइज़ होने के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद एसटीएफ ने बहुत ही अच्छा काम किया। श्री प्रकाश शुक्ला को तो पूरे गैंग को नेस्तनाबूद किया ही, इसके अलावा भी ऑर्गेनाइज क्राइम पर इसका बहुत ही तगड़ा असर दिखा और एसटीएफ पूरे देश में एक वेल नोन मॉडल बन गया ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने का। और इसके बाद लगभग सभी स्टेट्स ने अपने अपने यहाँ एक एसटीएफ का गठन किया, लेकिन जो एसटीएफ की यहाँ मूल भावना थी जी। जो मूल सिद्धांत था वो ये था कि बेस्ट ऑफिसर्स लिए जाएं, उन्हें रिसोर्सेज दिए जाएं और उनसे ऑर्गेनाइज क्राइम पर फोकस कराया जाए। ये सभी जगह संभव नहीं हो पाया। यहाँ हम यूपी में उन्हीं ऑफिसर्स को एसटीएफ में लेते हैं जो यहाँ आना चाहते हैं और उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम पर पहले काम किया हो, अपनी क्षमताएं दिखाई हों, अथवा वो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम उपयोग है एसटीएफ में। और हर व्यक्ति सिलेक्टेड होता है, यानी हज़ारों में एक होता है और बहुत ही छोटी एसटीएफ की टीम है। इसमें लगभग आज 550 लोग हैं, लेकिन फिर भी ये पूरे यूपी में ऑपरेट करती है, बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेट करती रही और साथ ही पूरे इंडिया में भी अपराधियों को चेज करती रहती है। तो इस कारण से अपराधियों में एसटीएफ का एक खौफ है, जो बहुत सारे काम जो जिला पुलिस नहीं कर पाती क्योंकि उनका फोकस बिखर जाता है। लॉ एंड ऑर्डर भी है, डेली वीआईपी ड्यूटी भी है, इसके अलावा जन समस्याओं को सुलझाना, इन सब में पुलिस का फोकस बिखर जाता है। वो समस्या यहाँ नहीं होती और हम अपने काम पे फोकस करते हैं। इस समय आपने बताया कि 500-550 लोग के लगभग एसटीएफ में हैं, इसमें सर महिला कितनी है? इस समय तो कोई महिलाएं नहीं हैं, लेकिन पहले रही हैं यहाँ। क्यों नहीं है सर? यहाँ मैंने आपको बताया कि ये एक वॉलंटियर फोर्स है। जो यहाँ आना चाहता है वो एप्लीकेशन देता है, तो हम अक्सर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है जब भी ज़रूरत होती है। तो जो लोग अप्लाई करते हैं
उन्हीं में से सिलेक्शन होता है। तो आपके हिसाब से अभी तक किसी महिला ने अभी इसमें एप्लीकेशन नहीं डाला है एसटीएफ में? इधर तो बहुत समय से नहीं डाला, लेकिन हमारे यहाँ डीआईजी लक्ष्मी सिंह हुआ करती थी, जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ, और अभी नोएडा की कमिश्नर ऑफ पुलिस है। इसके अलावा साइबर क्राइम यूनिट हमारे पास था, उसमें एडिशनल एसपी सुनीति शर्मा हुआ करती थी, उन्होंने भी यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया। सबऑर्डिनेट लेवल पे ऑफिसर्स ने अप्लाई नहीं किया यहाँ आने के लिए, लेकिन जो भी महिलाएं रहीं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। सर, आपने अब तक कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम किया है, आपके हिसाब से सबसे चैलेंजिंग दौर कौन सा था? बहुत सारे काम चैलेंजिंग रहे हैं। इसमें जो काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थे उनके बारे में हम लोग बात भी नहीं करते, क्योंकि वो जनरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहे हैं। जब लोगों को पता चला कि मैं आपसे मिलने वाली हूँ, आपसे बातचीत होगी, एक लंबा इंटरव्यू चलेगा, तो कुछ लोगों का सर ये सवाल था कि एसटीएफ जो है मुस्लिम माफियाओं के पीछे क्यों पड़ी है इंस्टेड ऑफ हिंदू माफिया? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। एसटीएफ ने सभी माफियाओं के विरुद्ध काम किया, जिसने भी ऑर्गेनाइज क्राइम में हिस्सा लिया उन सब के विरुद्ध काम किया। अब जैसे जो लोग इस प्रदेश में परीक्षा की शुचिता को भंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि सबसे खराब किस्म का क्राइम ये है, क्योंकि हमारे नए जनरेशन के मोटिवेशन लेवल को किल करता है। और इसमें सैकड़ों गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी मुस्लिम था। जो ब्राउन कॉलर क्रिमिनल्स हैं, उसमें जो बड़े माफिया गैंग रहे हैं, जो हत्या, एक्सटॉर्शन आदि करते रहे हैं, उसमें भी अलग अलग किस्म के गैंग रहे हैं, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग शामिल रहे हैं। और स्टैटिस्टिकली भी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि एसटीएफ ने मुस्लिम क्रिमिनल्स को ज़्यादा चुना, पिकअप किया, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और ये एक तरह से ये भ्रांति किसी ने फैला दी है। अगर आप नेट पर सर्च करें कि एसटीएफ ने पिछले 6 साल में या 10 साल में या पिछले 25 साल में किन अपराधियों को मारा, तो आप स्वयं आपको पता चल जाएगा कि किस बिरादरी के या किस जाति के या किस धर्म के क्रिमिनल्स थे। और एनएचआरसी के वेबसाइट पे ये लिस्ट उपलब्ध है। जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो आप इस बात को पूरी तरह गलत पाएंगे। अतीक अहमद के हत्या के बारे में क्या एसटीएफ को पता था? क्या कहीं से कोई टिप मिली थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि अतीक अहमद की हत्या होगी, लेकिन हम उस गैंग के पर काम कर रहे थे। वो गैंग जिस तरीके से काम कर रहा था, उसने इतने ओपनली पूरे लीगल सिस्टम को चैलेंज कर दिया, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चैलेंज किया। तो उस पर काम करते हुए हम लोगों ने उस गैंग के बारे में काफ़ी सूचनाएं इकट्ठा की थी। खास करके जब 24 फरवरी की घटना हुई, हमारे 2 कांस्टेबल्स और एक लॉयर जो अतीक के विरुद्ध गवाह थे, वो मारे गए। और ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया पूरे स्टेट में कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी अब माफिया के खिलाफ या किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ गवाही नहीं देगा। तो ऐसे में इस गैंग पर बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता थी। लगातार इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। पहले प्रयागराज पुलिस ने 2 मुलजिमों को मार गिराया, उसके बाद एसटीएफ ने इसके 2 बड़े मुलजिमों को, एक अतीक का पुत्र असद और उसका साथी गुलाम को मारा। लेकिन जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का खून खराबा इन गैंग्स ने किया है, तो उससे ऐसा लगता था कि इनका ये भी शायद इसी प्रकार के खून खराबे में मारे जाएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी हम लोगों को नहीं थी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।